सुनने वाले सभी श्रोताओं को, सखियों को, सखाओं को आरती श्रीवास्तव का और मंजरी वर्मा का नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। बिल्कुल तो प्यार सिर्फ मंजरी जी की तरफ से नहीं, मेरी तरफ से भी आप ऐड कर लीजिएगा उसमें। बिल्कुल आरती। और देखो आज बहुत ही प्यारा सा त्योहार हम मना रहे हैं, राष्ट्र का त्योहार मना रहे हैं, गणतंत्र दिवस जी। तो गणतंत्र दिवस की पूरी विविध भारतीय परिवार की तरफ से सभी को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ आज के विषय हम बताते हैं आरती कि आज गणतंत्र दिवस है तो इसकी चर्चा हम करेंगे जी। और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस है। जी हाँ, इसके बारे में बात करेंगे जी। और क्या बात करेंगे आरती? आज हम लेकर आए हैं सखी विशेष में रीमा दत्त को, जो कि एक तैराक हैं, और साथ ही हम लेकर आए हैं विषय सोशल मीडिया और महिलाओं की आवाज। बिल्कुल। और आज है सोमवार, तो सोमवार के दिन हम बात करते हैं व्यंजन तो सर्दियां चल रही हैं और हलवे बना बना के खाए जा रहे हैं, पता चल रहा है। लेकिन वो हलवे जो आप बना रहे हैं घर में, जरा हमारे साथ भी आप साझा करिए, उसकी रेसिपी बताइए, उसके बारे में बताइए। और हम आपसे एक बात और कहेंगे मंजरी जी, हम बता दें अपने साथियों को कि वो लोग हमें चाहे तो जो भी सोशल मीडिया पर महिलाओं की आवाज़ है, इसके बारे में उनके क्या विचार हैं वो हमारे साथ साझा करें। और साथ ही आप क्या कह रही थी? गणतंत्र दिवस। हाँ, गणतंत्र दिवस में बचपन से जुड़ी बहुत सारी यादें हैं, जब हमारे स्कूल में मनाया जाता था या आपके घर में कैसा माहौल हुआ करता था उस दिन, खासकर आज के दिन, तो उसके बारे में भी हमें लिखकर भेजें। हम आपके अपने स्कूल की यादें कि आप किस तरीके से मनाते थे गणतंत्र दिवस अपने समय में, अपने स्कूल में जिस समय आप जाते थे। और सभी सखियां हो, सखाओं, सब अपने यादें खट्टी मीठी जैसी भी आप हमारे साथ साझा करिए, हमें मजा आएगा सुनकर, पढ़कर। और आज हम शुरुआत करते हैं गीत से, तो पहले उस ओर चलते हैं। हाँ, तो आरती भाई देखो, हमारा देश ही कुछ ऐसा है कि यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवा पानी में, यहाँ के लोगों में जो प्यार बसता है, जो महक है उनके रिश्तों में, वो बेमिसाल है। बिल्कुल। और आज के दिन सब जगह ऐसा माहौल होता है कि बस देखते ही बनता है, झंडे, सब जगह झंडे तिरंगा फहराया जाता है और जश्न होता है। और आज जब हम रास्ते में आ रहे थे तो गुब्बारे हमने रंगीन देखे तिरंगे के रंग में, तो देखकर अपना बचपन भी याद आ गया। और आज के दिन जो हम भर जाते हैं देशभक्ति से, मातृभूमि के प्रति जो हमारा प्रेम उमड़ कर आता है, वो भी एकदम अनूठा होता है। बिल्कुल। हम चाहेंगे कि बल्कि हम कहेंगे कि सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, बल्कि आप पूरे हमेशा के लिए इस चीज को, अपने प्रेम को बसा कर चलिए। और साथ ही रास्ते पर सफेद, कोई बिल्कुल सफेद पहने हुए, कोई हरे में दिख रहा है, कोई केसरिया रंग में रंगा हुआ है, तिरंगे के रंग ही दिखाई दे रहे थे आज सड़कों पर। और हमारे देखो एक साथी श्रोता लिखते हैं कि बस एक सदा ही सुने सदा, बर्फीली मस्त हवाओं में बस एक दुआ ही उठे सदा, जलते तपते सराहों में जीते जी इसका मान रखें, मर कर मर्यादा याद रहे, हम रहें कभी न रहें मगर इसकी सजदद आबाद रहे, जन मन में उच्छल देश प्रेम का जलति तिरंगा हो, ओठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई देते हैं हमारे साथी। और हमारे बहुत सारे साथियों ने संदेश लिखा है। बिल्कुल जी। और एक साथी का संदेश ले लेती हूँ। वो लिखते हैं कि जब वो स्कूल में थे तो 26 जनवरी पर वो जब जाते थे तो उनके पास 2 यूनिफॉर्म हुआ करती थी, बता रहे हैं। तो एक यूनिफॉर्म में तो वो प्रैक्टिस करते थे पहन के, जैसे 26 जनवरी पर या 15 अगस्त पर प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों को स्कूलों में, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस करते थे। और जब होता था फंक्शन 26 जनवरी का, तब वो नई ड्रेस पहन के जाते थे, ये जो दूसरी होती थी यूनिफॉर्म, वो पहन कर जाते थे। बिल्कुल। और 26 जनवरी वो दिन है जब भारत अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता का जश्न पूरी धूमधाम से मनाता है। गणतंत्र दिवस भारतीय संविधान के लागू होने और भारत के गणतंत्र के रूप में स्थापित होने का प्रतीक है। इस दिन भारत अपने संविधान के साथ
एक संप्रभु राष्ट्र बना। बिल्कुल। और यूं तो भारत को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, लेकिन तब भी ये भारत सरकार का अधिनियम है 1935 के तहत कानूनों द्वारा शासित था। लगभग 3 वर्षों के मसौदा तैयार करने के बाद 26 जनवरी 1950 को, मतलब आप बस घोषणा हुई थी उस समय 15 अगस्त 1947 को, और फिर 26 जनवरी 1950 को भारत आधिकारिक तौर पर एक गणतंत्र बन गया। इसने देश को एक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया और ये सुनिश्चित किया कि नागरिकों को संविधान में निहित मौलिक अधिकार और स्वतंत्रताएं प्राप्त हों। और गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया? तो ये तारीख यूं ही नहीं चुनी गई, इसका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से ऐतिहासिक संबंध है। जी, और 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज यानी ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। हालांकि उस समय भारत स्वतंत्र नहीं था, लेकिन इस घोषणा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया और 1947 में भारत को आधिकारिक स्वतंत्रता मिलने तक इसे भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। इस प्रकार 26 जनवरी भारत की स्वतंत्रता और गणतंत्र बनने की यात्रा में एक ऐतिहासिक तारीख बन गई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं ने इस तिथि के महत्व को पहचाना, इसीलिए इसे भारत के संविधान के लागू होने के दिन के रूप में चुना गया। इस दिन भारत एक गणतंत्र बना। बिल्कुल। और 26 जनवरी 1950 को जब भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया तो एक औपचारिक समारोह आयोजित किया गया जिसमें संविधान लागू हुआ और भारत के पहले राष्ट्रपति ने पद की शपथ ली। तब से ये दिन बड़े उत्साह और गर्व के साथ मनाया जाता है और विशेष रूप से दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड का भव्य आयोजन होता है, जो भारत की सांस्कृतिक विविधता, सैन्य शक्ति और प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति को प्रदर्शित करता है। परेड में पारंपरिक संगीत, नृत्य और लोक प्रदर्शनों के साथ साथ भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी भी मार्च करती है। गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराना, राष्ट्रगान बजाना और देश के लिए असाधारण योगदान देने वाले नागरिकों को पदक और सम्मान प्रदान करना शामिल है। जी, और 2026 में भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाएगा, जो गणतंत्र बनने के बाद से देश द्वारा की गई प्रगति को दर्शाता है। और गणतंत्र दिवस प्रत्येक भारतीय के लिए राष्ट्र की संप्रभुता और लोकतांत्रिक मूल्यों का स्मरण करने का, उन्हें याद करने का एक गौरवपूर्ण अवसर होता है। जी, और आर्थिक हमारे साथी भी लिखते हैं कि गणतंत्र दिवस हमें अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। ये पर्व हमें प्रेरणा देता है कि हम एक अच्छे नागरिक बने और देश की प्रगति में अपना योगदान दें। आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम संकल्प लें कि हम अपने संविधान का सम्मान करेंगे और भारत को विश्व गुरु बनाने के पथ पर अग्रसर करेंगे। बिल्कुल, बहुत प्यारे से संदेश लिखकर हमारे साथियों ने भेजे हैं। जी, और गणतंत्र दिवस की लख लख करोड़ करोड़ शुभकामनाएं भी हमारे साथी ने दी है। जी, और एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि आज़ादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम ना होने देंगे, बची हो जो एक बूंद भी लहू की रगों में, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम ना होने देंगे। और साथ ही लिखते हैं, एक दूसरे श्रोता लिखते हैं कि गणतंत्र दिवस हमें अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। ये पर्व हमें प्रेरणा देता है कि हम एक अच्छे नागरिक बने और देश की प्रगति में अपना योगदान दें। तो आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम संकल्प लें कि हम अपने संविधान का सम्मान करेंगे और भारत को विश्व गुरु बनाने के पथ पर अग्रसर करेंगे। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज तो सुबह से ही रेडियो पर देशभक्त के गीत बज रहे हैं। आज सुबह पार्क में जहाँ टहलने जाती हूँ वहाँ झंडा फहराया गया, फिर हमारी सोसाइटी में झंडारोहण हुआ और अब गीतमाला में भी देशभक्त के गीत बज रहे हैं। सुबह से मन देशभक्ति के गीतों से ओत-प्रोत हो गया है। वाकई आरती, आज के दिन जब भी हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे, अपने स्कूल वगैरह में भी, घरों में भी ये गीत बजते थे देशभक्ति से, तो हम लोग पूरे उसी उत्साह में भर जाते थे। और बड़ा परिवार था चूंकि, तो घर में भी तरह तरह के आज व्यंजन बनाए जाते थे, तो हम लोग कहते थे कि अरे आज तो एक साथ इतने सारे व्यंजन, और जलेबी, समोसा है, ये सब जो घर में आता था, लड्डू बांटे जाते थे, तो बहुत ही उत्साह रहता था। और स्कूल में भी हम अपनी तरफ से घर की क्यारियों से फूल चुन के ले जाते थे, रंगोली के पाउडर बना के ले जाते थे, और सफ़ेद यूनिफॉर्म, नीली बेल्ट और छोटा सा
सा झंडा लगा होता था, वो कपड़े पहन के जब जाते थे और वहाँ पर प्रिंसिपल का भाषण सुनना और सभी टीचरों की बातें सुनना, देशभक्ति के गाने गाना, सब लोग मिलके परेड में शामिल होते थे, तो एक अलग ही उत्साह होता था और पूरा दिन हम लोग उस दिन को मनाते थे। और जब स्कूल से लौट के आते थे तो तुरंत टीवी खोल के बैठ जाते थे और परेड का पूरा, जो दिल्ली में परेड होती थी उसको पूरा देखा करते थे। और साथ में जो दोपहर में देशभक्ति पर आधारित फिल्में आती थी उनका भी हम लोग भरपूर आनंद उठाया करते थे। बिल्कुल। और वैसे भी ये जो पर्व उस समय जब ये मनाते थे, जब छोटे थे हम लोग, तो ऐसा लगता था कि सारे त्योहार एक तरफ, ये 26 जनवरी या 15 अगस्त का त्योहार एक तरफ, इतना मजा आता था। स्कूल में जाओ, वहाँ पे लड्डू जो मिलते हैं, उनका लालच भी एक अलग होता था ना, चाहे हम घर में या अब कितने भी लड्डू, वो उसमें वो स्वाद नहीं लगेगा। जब वहाँ स्कूल में एक लड्डू मिल जाता था, वो देश का लड्डू होता था, ऐसा लगता था। तो वो चीज एक अलग ही होती थी। बिल्कुल। तो चलो आरती एक गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल। गीत सुना और हमारे साथी क्या लिख रहे हैं अगले संदेश में, ये भी सब अपनी अपनी बातें लिख रहे हैं जो हमने पूछा है। तो लिख रहे हैं, जैसे कि इन्होंने लिखा है, एक हमारी श्रोताएं लिखती हैं सखी, कि घर में उस समय कचौरी और सब्जी बनती थी और जलेबी बाहर से आती थी, कभी कभी गन्ने का रस आता था और उस रस में मीठी खीर भी बनती थी। मतलब इतने अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता था। क्या बात है। और हमारे साथी लिख रहे हैं कि इस गणतंत्र दिवस पर बदलाव की आवाज बने और बेहतर भविष्य के निर्माण में अपना योगदान दें। हम सब मिलकर भारत वासी जो है भारत के लिए योगदान दें और इस गणतंत्र दिवस पर भारत की एकता और विविधता की शक्ति का जश्न मनाएं। हर भारतीय को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। एक हमारी साथी हैं, वो लिखती हैं कि स्कूल के समय गणतंत्र दिवस कैसे मनाते थे, ये सुनकर तो आप लोग ये कहेंगे कि मैं नीति के खिलाफ काम करती थी। अरे ऐसा क्या करती थी भाई? अब मुझे ये भी लगता है कि मैं बहुत गलत करती थी, लेकिन चूंकि आपने कहा है तो अपनी गलती बता ही देती हूँ। गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस, मेरी कॉलोनी के लोगों की नींद उड़ जाती थी, क्योंकि वो लोग जानते थे कि अब मैं उनके फूल चुनने आऊंगी। जैसा आपने बताया, मैं उस दिन खूब सुबह उठकर सबके घरों में फूल चुनकर लाती थी, मतलब फूल चुरा लाती थी, क्योंकि उस दिन हम दोस्तों में ये कंपटीशन होता था कि कौन सबसे ज्यादा फूल लाएगा। बस इसलिए मैं सुबह से ही फूल चुराने में लग जाती थी। पर अब मुझे बहुत बुरा लगता है ये सोचकर। वैसे मैं हमेशा 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हमेशा सफेद ड्रेस ही पहनती हूँ, और आज भी मैंने सफेद, हरा और ऑरेंज कलर का ड्रेस पहना है। बहुत बढ़िया बात है। यानी ये शुरू से ही सेलिब्रेट करती चली आ रही है। क्या बात है। इसी तरह सभी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और हमारे साथी देखो लिखते हैं कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित चाहा है मातृभूमि की, तुम्हें कुछ और कुछ भी तुम आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारा 77वां रिपब्लिक डे है। संविधान हमारा 1950 में 26 जनवरी के दिन लागू हुआ था, ये तो हम सभी जानते हैं। पर आज मैं आप सभी का ध्यान कहीं और खींचना चाहती हूँ। संविधान के साथ हमें कई अधिकार भी मिले हैं। हमें इस देश की नागरिकता का भी अधिकार मिला है। जो कानून हमारे संविधान में पारित हुए हैं उन कानूनों का पालन करना हमारा कर्तव्य है और धर्म है। अगर हम इस कर्तव्य और धर्म को अच्छे से निभाते हैं तो बिना सीमा पर देते हुए हम देश की रक्षा कर सकते हैं, देश की सच्ची भक्ति कर सकते हैं। यानी कि हम सीमा पर नहीं भी हैं तब भी हम देश में रहकर ये कर सकते हैं। और आज के दिन यही कहना चाहूंगी कि जो संविधान में हमारे लिए कर्तव्य हैं उनको हम अच्छे से निभाएं। यही देश के लिए सच्ची श्रद्धा और सच्ची देशभक्ति है। बिल्कुल। और एक श्रोता लिखते हैं कि पहले गणतंत्र दिवस की 15-20 दिन रिहर्सल चलती थी, यानी कि अच्छे से अच्छे कार्यक्रम होते थे, और पहले 4 लड्डू दिया करते थे और बहुत खुशी होती थी। 26 जनवरी के दिन पहले जैसे 26 जनवरी में होता था, मैंने जैसे मनाया जाता था, आज के माहौल कुछ अलग, मतलब इतना ज्यादा उस हिसाब से उनको नहीं लग रहा है जैसे पहले के समय में करते थे। और बच्चों में भी बहुत उत्साह रहता था। वो लड्डू का मैंने कहा ना, वो लड्डू जो होते थे उनका उत्साह ही अलग होता था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता था। और इस तरह से देखो हमारे एक साथी ने लिखा है कि गणतंत्र दिवस में विस्तृत जानकारी के बारे में उन्होंने लिखा है कि इसका महत्व क्या है, और उसके बाद उन्होंने भारतीय संविधान के बारे में लिखा है और जो मुख्य समारोह होता है उसके बारे में भी लिखा है। तो ये लिखते हैं कि मुख्य समारोह नई दिल्ली के कर्तव्य पथ राजपथ पर होता है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, 21 तोपों की सलामी दी जाती है, तीनों सेनाओं की भव्य परेड होती है, राज्यों की झांकियां भारत की संस्कृति और परंपरा को दर्शाती हैं, वीरता पुरस्कार जैसे वीरता पदक प्रदान किए जाते हैं, और पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री,
अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, बाल वीरता पुरस्कार आदि भी आज के दिन दिए जाते हैं। और भाई स्कूलों और संस्थानों में भी ध्वजारोहण होता है, कई तरह के आयोजन किए जाते हैं, देशभक्ति के गीत और नृत्य, भाषण, नाटक, प्रभात फेरी, मिठाई वितरण भी होता है। और गणतंत्र दिवस का संदेश हमें याद दिलाता है कि गणतंत्र दिवस कि हम सभी संविधान के समान अधिकारों और कर्तव्यों से बंधे हैं। लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का महत्व देश की एकता और अखंडता की रक्षा करता है। इस तरह की इन्होंने बातें रखी हैं। और आज का दिन सभी लोग त्योहार की तरह मनाए, खूब जश्न मनाए। एक बहुत प्यारी सी बात लिखी है किसी एक श्रोता ने हमारे, तो लिखते हैं कि गणतंत्र दिवस केवल एक सरकारी छुट्टी नहीं है, बल्कि ये आत्मचिंतन का दिन है। ये हमें याद दिलाता है कि हमें अपने संविधान का सम्मान करना चाहिए। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए जिन्होंने हमारे बेहतर भविष्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। और हम लोग सुनते हैं एक गीत। हाँ, तो मंजरी जी एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट भेजा है हमारे जो सखा है, उन्होंने लिखते हैं कि आज मेरी गणतंत्र दिवस की छुट्टी है। दिन में धर्मपत्नी ने कहा कि रिपब्लिक डे पर ऑफर्स चल रहे हैं और 3 बजे शॉपिंग के लिए चलते हैं। मैंने आनाकानी करी कि 3 बजे नहीं, तो धर्मपत्नी ने कहा क्यों? मैंने कहा वो मैं सखी सहेली प्रोग्राम सुनूंगा विविध भारती पर। फिर धर्मपत्नी ने कहा कि ये तो सखियों का प्रोग्राम है। तो मैंने कहा सखा भी सुनते हैं और सखियां भी सुनती हैं। तो ये सुनकर धर्मपत्नी हंसने लगी। मैंने कहा 4 बजे चलेंगे अदरक इलायची वाली चाय पीने के बाद। तो धर्मपत्नी यानी कि सखी भी खुश और सखा यानी कि मैं भी खुश। क्या बात है, बस खुश रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, कैसे भी आप खुश रहें, त्योहार भी मनाएं और साथ में आप शॉपिंग का यानी कि आप मजा भी लेंगी तो बड़ा अच्छा लगेगा। और प्रोग्राम सुन के जाएंगी, चाय पी के जाएंगी तो बहुत भी अच्छा लगेगा। इसी के साथ देखो अब समय हो चला है एक अंतराल का, तो मिलते हैं एक अंतराल के बाद। हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस पर। सीमा शुल्क किसी भी देश के अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले सामान के ऊपर लगने वाला शुल्क है और विश्व सीमा शुल्क संगठन इसी सीमा शुल्क के सुचारू प्रबंधन के लिए काम करता है। ये संगठन सुनिश्चित करता है कि 2 देशों के बीच सीमा शुल्क के चलते अच्छे आर्थिक संबंध हों। और 26 जनवरी 1953 को ब्रुसेल्स बेल्जियम में सीमा शुल्क सहयोग परिषद यानी कि CCC का उद्घाटन सत्र हुआ था। इसी की याद में 26 जनवरी को ये दिन मनाया जाता है। इस परिषद का काम विश्व भर में हो रहे आर्थिक मुद्दों पर काम करना है। और 1994 में परिषद का नाम बदलकर विश्व सीमा शुल्क संगठन कर दिया गया। आज 184 देश इस संगठन का हिस्सा हैं। ये दिन विश्व व्यापार को सुगम बनाने और सीमाओं की सुरक्षा में सीमा शुल्क अधिकारियों और एजेंसियों की भूमिका को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। और इस दिन को याद करने का उद्देश्य सीमा शुल्क प्रशासन की प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ाना है। इसका लक्ष्य सीमा शुल्क विकास में सक्रिय योगदान देने के लिए सदस्य सीमा शुल्क प्रशासनों को नवीन सहायता प्रदान करना है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लक्ष्यों को प्राप्त करना है और राजस्व संग्रह, सामुदायिक संरक्षण, राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यापार सांख्यिकी संग्रह को बढ़ावा देना है। और इसी के साथ हम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस जी इसकी भी चर्चा करेंगे। तो स्वच्छ ऊर्जा का तात्पर्य ऐसी ऊर्जा से जो उत्पादन के दौरान कम से कम या बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं फैलाती है। इसमें सौर, पवन, जल और भूतापीय ऊर्जा शामिल है। ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित एक विशेष दिन है जिसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और एक सुरक्षित भविष्य को बढ़ावा देना है। जी, और इस दिशा में काम करने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस 26 जनवरी 2024 को मनाया गया था। इसका उद्देश्य है स्वच्छ ऊर्जा के लाभों और ऊर्जा के महत्व के बारे में लोगों को शिक्षित करना। इसके अलावा 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि इरेना की स्थापना की तारीख भी है। बिल्कुल, ये 2009 में स्थापित एक वैश्विक अंतर सरकारी एजेंसी है जिसका उद्देश्य देशों को उनके ऊर्जा परिवर्तन में सहायता करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी, नवाचार, नीति, वित्त और निवेश पर डेटा और विश्लेषण प्रदान करना है। जी, और जलवायु परिवर्तन को सीमित करने के लिए हमें जीवाश्म ईंधनों पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी और स्वच्छ, सुलभ, किफायती, टिकाऊ और विश्वसनीय ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों में निवेश करना होगा। नवीकरणीय
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वो हैं जो हमारे चारों ओर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, जैसे कि सूर्य है, हवा, पानी, अपशिष्ट पानी तो अब रेयर होता जा रहा है। बिल्कुल। और जो पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त होते हैं और जो प्रकृति द्वारा पुनः पूर्ति किए जाते हैं और वातावरण में बहुत कम या बिल्कुल नहीं ग्रीन हाउस उस गैस या प्रदूषक उत्सर्जित करते हैं। साथ ही ऊर्जा दक्षता में सुधार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। परिवहन, भवन निर्माण, प्रकाश व्यवस्था और घरेलू उपकरणों जैसे क्षेत्रों में अधिक कुशल प्रौद्योगिकियों के माध्यम से समान उत्पादन के लिए कर्म ऊर्जा का उपयोग करने से धन की बचत होती है। जी, और साथ ही कार्बन प्रदूषण में कमी आती है और सभी के लिए सतत ऊर्जा की सार्वभौमिक पहुंच यानी कि सब तक पहुंच सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। हालांकि इस स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, फिर भी मंजिल अभी दूर है, क्योंकि इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है 2030 तक सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा की पहुंच को सुनिश्चित करना। और हम एक गीत सुने। तो भैया आरती, देखो आज हम बात करने वाले हैं सखी विशेष में रीमा दत्ता के बारे में। एक भारतीय अर्जुन अवार्डी तैराक स्विमर है ये, जिन्हें भारतीय खेलों में तैराकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन और उपलब्धियों के लिए प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जी, और राजस्थान की जलपरी किसे कहा जाता है, वो इन्हीं को कहा जाता है। यहाँ से रीमा की सफलताओं का सिलसिला शुरू हुआ और उन्होंने 1966 में राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने रीमा दत्ता को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया और इसी वर्ष उन्होंने बैंकॉक में हुई एशियन गेम्स श्रीलंका में आयोजित इंडो श्रीलंका सीरीज में देश का प्रतिनिधित्व किया। रीमा दत्ता की शिक्षा मुख्य रूप से मेडिकल सामान्य विद्यालय स्तर तक रही। उन्होंने सोफिया स्कूल से पढ़ाई की। उनके पिता लंबे समय तक मेयो कॉलेज अजमेर में अंग्रेजी के शिक्षक रहे और इसी कॉलेज के स्विमिंग पूल में उन्हें तैराकी की शुरुआत की ट्रेनिंग मिली रीमा दत्ता को। और उनके जो रीमा दत्ता की जो मुख्य शिक्षा है वो मुख्य रूप से मेडिकल यानी सामान्य विद्यालय स्तर तक रही थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई करी स्कूल से और उनके पिता जो थे वो लंबे समय तक मेयो कॉलेज में अंग्रेजी के शिक्षक रहे और इसी कॉलेज के स्विमिंग पूल में उन्हें तैराकी की शुरुआती ट्रेनिंग में मिली थी। और जैसा तुमने बताया था कि 1966 में तैराकी श्रेणी में अर्जुन अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया था और रीमा दत्ता भारत की उन शुरुआती तैराकों में थी जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना गया और पुरस्कार दिया गया। तैराकी में अर्जुन पुरस्कार पाने के मामले में वे प्रारंभिक विजेताओं में शामिल हैं, जिन्होंने देश के लिए शानदार खेल प्रदर्शन किया। बिल्कुल, और अर्जुन अवार्ड भारत का दूसरा उच्चतम खेल सम्मान है जो खेलों में उत्कृष्ट जो प्रदर्शन होता है, नेतृत्व होता है, अनुशासन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। ये पुरस्कार भारतीय खेल मंत्रालय द्वारा निर्णित समिति की सिफारिश पर प्रदान किया जाता है। रीमा दत्ता को उन्होंने राष्ट्रीय और संभव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था, इसलिए उन्हें ये अर्जुन अवार्ड मिला था और ये एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी क्योंकि उस समय भारतीय महिला खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और सुविधाएं सीमित थी। रीमा ने 1961 में दिल्ली में राष्ट्रीय खेलों में स्विमिंग में भाग लिया और उस समय उनकी उम्र लगभग 11 वर्ष की थी। नेशनल स्पोर्ट्स मीट में उन्होंने भाग लिया था जी। और 1964 में जयपुर में नेशनल चैंपियनशिप में उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई और 1965 में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में उन्होंने अपना पहला पदक जीता, जिससे उनकी सफलता की शुरुआत हुई। जी, और 1966 में बैंकॉक यानी कि एशियन गेम्स में सहित इंडो श्रीलंका सीरीज में भारत का प्रतिनिधित्व किया उन्होंने और साथ ही 1966 में उन्होंने अर्जुन पुरस्कार जीता जो भारत के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खेल सम्मान है। ये तैराकी में उनकी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया था और वो तैराकी खेल में भारत की एक अग्रणी महिला खिलाड़ी मानी जाती हैं जो देश के लिए जो खेली हैं उसमें अपना इतिहास में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। तैराकी जैसे खेल में 1960 के दशक में अवसर और संसाधन सीमित थे, विशेष रूप से महिलाओं के लिए। ऐसे समय में अर्जुन पुरस्कार जैसी मान्यता प्राप्त पुरस्कार पाना न केवल उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और प्रदर्शन की सराहना भी थी, बल्कि आगे आने वाली कई युवा तैराकों के लिए वो प्रेरणा भी बनी। और देखो इस तरह की जब हम बिल्कुल छोटे यानी बचपन से 11 साल की उम्र कितनी छोटे से बच्चा होता है उस समय उन्होंने तैराकी शुरू कर दी थी, वो खेलना शुरू कर दिया था उन्होंने, तभी वो इतने, क्योंकि जब बचपन से लक्ष्य हमारा निर्धारित हो जाता है ना तो फिर हम उसको पा के ही रहते हैं। बिल्कुल पा के ही रहते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों की अगर प्रतिभा आपको समझ में आ रही है तो बचपन से अगर उसे ट्रेनिंग देनी शुरू की जाए तो वो एक दिन बड़ा मुकाम हासिल करता है।
और बहुत अच्छा भी लगता है, परिवार खुश भी होते हैं, वो कहते हैं भाई ये क्या कर डाला, है ना जी। ये तो वही है। हाँ, अब हम कुछ अलग हटके कुछ गाना सुनेंगे। हाँ बिल्कुल, एक गीत सुन लेते हैं। अब हम लोग बात सोशल मीडिया की बात करने जा रहे हैं ना। बिल्कुल। देखा, मन की बात मैंने बोल दी ना। जी, सोशल मीडिया और महिलाओं की आवाज़। आज की डिजिटल दुनिया में सोशल मीडिया महिलाओं के लिए भाई एक शक्तिशाली मंच बन चुका है। पहले जहाँ महिलाओं की राय या आवाज़ अक्सर दबा दी जाती थी ना आरती, वहीं अब फेसबुक या ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर उन्हें अपनी बात रखने और जागरूकता फैलाने और समाज में बदलाव लाने का उनको अवसर भी मिल गया, नहीं मौका मिल गया कि अब वो अपनी क्या बोलें, दिल खोल कर बोलें। हाँ, दिल खोल कर बोले, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि ना आजकल कुछ भी छोटी से छोटी बात हो या कुछ भी हो, वो एकदम से अपना झंडा बुलंद कर देते हैं आगे, तो इतना भी मत करिए। हाँ बिल्कुल। और एक तरह से कहना चाहिए कि आवाज उठाने का ये मंच है। और सोशल मीडिया ने महिलाओं को अपने अधिकारों और मुद्दों पर आवाज उठाने का मौका दिया है। बिल्कुल, वो तो दिया। चाहे ये शिक्षा हो, नौकरी हो, घरेलू हिंसा हो, लैंगिक समानता या सामाजिक अन्याय के विषय हो, महिलाएं अब अपने अनुभव और विचार उस पर लगातार साझा कर रही हैं। और मंजित जी, देखा आपने कि आजकल तो चलिए हमने एक ये वाली बात तो देखी है कि आजकल लोग शादी की प्रपोजल भी डाल देते हैं सोशल मीडिया पर। बिल्कुल, कि भाई उनके लिए, उनके बच्चों के लिए एक अच्छा सा जीवन साथी मिले, और जिससे वो प्रोफाइल उसी से सेलेक्ट कर लेते हैं भाई। उसी सेलेक्ट कर लेते हैं, और अच्छा माध्यम भी है, देखो उसमें एक अच्छा अवसर मिल जाता है। और जब वो सेलेक्ट कर लेते हैं तो उनको परिवार का एक आशीष भी मिलता है बच्चों को। और साथ ही अपने जो हमारे अंदर जो टैलेंट है, उस जो क्रिएटिविटी है, उसको भी दिखाने का बहुत अच्छा मन चाहिए। देखिए ना, कितने लोग अपने जो बढ़िया बढ़िया कपड़े सिलाई करते हैं, उसके लिए वो डाल देते हैं उस पर अपने अच्छी सी प्रोफाइल बना के, उसमें अपने जो उन्होंने अपना बनाया हुआ है सामान, पेंटिंग्स हैं, या किसी को रेसिपी बहुत अच्छी आती है बनाना, खाना बनाने वाली, देखिए वो सोशल मीडिया पूरी भरी हुई है बढ़िया बढ़िया रेसिपी बनाने वाले लोगों से। और बहुत अच्छा उनको उनका जो टैलेंट है वो तो लोगों के सामने आ ही रहा है, इससे उनको अर्निंग भी हो रही है, पैसा भी मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छी चीज है ये। बिजनेस घर बैठे हो रहा है, घर बैठे बिजनेस हो रहा है, कपड़ों से लेकर हर चीज की चीजें हैं। आप कुछ भी बना रहे हैं, बैग बना रहे हैं या सिलाई के गुड सिखा रहे हैं, इस तरह के कई सारे कटिंग के वीडियो भी हमने जो भी आपको आता है आजकल सोशल मीडिया पे हम साझा कर सकते हैं। और हमें अगर कुछ पढ़ाना आता है, हम टीचिंग कर सकते हैं, अच्छा है ना, तो हम वो भी सोशल मीडिया पे कर सकते हैं वो चीज को। बिल्कुल। और बहुत सारे ग्रुप बनाकर भी लोग उसमें कविता लिखने का, कहानी लिखने का, कोई बोल रहा है कविता, और जो भी डिक्शन की कोई क्लासेस ले रहा है, इस तरीके की चीजें भी हो रही हैं। बिल्कुल, मतलब इसी तरह से लोगों को कविता लिखना भी आ रहा है, बिल्कुल, कि कैसे लिखा जाता है। तो कहना चाहिए कि एक सकारात्मक और बदलाव और जागरूकता इसमें आई है। और महिलाएं सोशल मीडिया के जरिए न केवल अपनी समस्याओं को उजागर करती हैं, बल्कि दूसरों को भी सशक्त और जागरूक करती है। कैंपेन, हैशटैग, वीडियो और ब्लॉग के माध्यम से वे समाज में सकारात्मक बदलाव भी ला रही हैं। बिल्कुल। एक हमारे श्रोता है, उनका कमेंट ले लेते हैं। वो कहते हैं कि पारंपरिक मीडिया में अक्सर महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम होता है या रूढ़िवादी होता है, लेकिन सोशल मीडिया ने इस असंतुलन को कम किया है। ये एक वैकल्पिक मीडिया के रूप में काम करता है, जहां महिलाएं खुद अपनी कहानी लिख रही हैं। जहां सोशल मीडिया एक आवाज है, वहीं ये महिलाओं के लिए साइबर बुलिंग, ट्रोलिंग और ऑनलाइन हिंसा का खतरा भी पैदा करता है, जो उनकी मानसिक और सामाजिक सुरक्षा को प्रभावित करता है। देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा भी होता है तो कुछ बुरा भी होता है। तो आप सतर्कता के साथ में काम करेंगे तो कोई ऐसी चीज नहीं कि आपको परेशान कर सके, क्योंकि साइबर बुलिंग से बचने के लिए भी बहुत सारे नंबर हैं। आप साइबर क्राइम के अंतर्गत आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, तो बहुत चीजें हैं ऐसी। हाँ, क्योंकि इसमें क्या होता है कि साइबर जो धमकियां दी जाती है या ऑनलाइन उत्पीड़न और गलत सूचनाएं जैसी चुनौतियां भी होती हैं इसमें, और इसीलिए महिलाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सावधानी और सुरक्षित व्यवहार अपनाना भी चाहिए, बिल्कुल, है ना। और रचनात्मकता और करियर के अवसर भी यहाँ पर मिलते हैं। जैसे हम लोगों ने बताया कि यहाँ पर सोशल मीडिया में महिलाओं को क्रिएटिव और पेशेवर करियर बनाने के लिए अवसर भी दिया है। आप ब्लॉगर बन सकती हैं, डिजिटल आर्टिस्ट बन सकती हैं, फोटोग्राफर, और सोशल एक्टिविटीज़ के रूप में भी एक पहचान बना सकती हैं जी। और हमारे बहुत सारे साथियों ने भी बहुत सारी बातें लिखकर भेजी हैं कि सोशल मीडिया ने महिलाओं को एक सशक्त मंच प्रदान किया, जिससे वे अपनी आवाज़, कहानियाँ और विचारों को वैश्विक स्तर पर साझा कर पा रही हैं। यह मी टू जैसे अभियानों के जरिए रूढ़िवादिता और अन्याय के खिलाफ सक्रियता व जागरूकता का केंद्र बन गया। हालांकि ये मंच डिजिटल उत्पीड़न, ट्रोलिंग और सुरक्षा संबंधी
गंभीर चुनौतियां भी पेश करता है। बिल्कुल। सोशल मीडिया ने महिलाओं की आवाज के विभिन्न अभिव्यक्ति और जागरूकता के मंच दिए हैं। जैसे हमने अभी बताएं कि हमारे कौन कौन से मंच हैं, बहुत सारी साइटें हैं और इस पर महिलाओं की अभिव्यक्ति की आज़ादी भी है, जिससे वे सामाजिक, राजनीतिक और यौन हिंसा जैसे विषयों पर खुलकर चर्चा कर पा रही हैं। सबसे अच्छी बात है, आम महिलाएं भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातें, खान पान पर विचार रखती हैं और ये उनका एक सशक्त माध्यम बन गया है। हमारे साथी लिखते हैं। बिल्कुल। और एक और साथी हैं जो लिखते हैं कि सोशल मीडिया ने महिलाओं को बिना किसी पारंपरिक मीडिया या पितृसत्तात्मक बाधा के अपनी बात, अपने अनुभव और संघर्षों को साझा करने का एक निडर मंच देकर सशक्त बनाया है। और ये डिजिटल युग है और जो भी लैंगिक असमानताएं हैं, रूढ़ियां हैं या अत्याचार हैं, उनको चुनौती देने और महिलाओं की जो आवाज है उसको बुलंद करने में क्रांतिकारी भूमिका निभा रहा है आजकल सोशल मीडिया। और देखो ना, शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, जैसे शॉर्ट रील बना दी, इस तरह के बनाए जाते हैं। हैशटैग कैंपेन भी शुरू कर सकते हैं, यानी मनोरंजन के लिए भी आप जैसे म्यूजिक सीखना, संगीत सीखना है, उस तरह के भी क्लासेस चलाए जाते हैं। यानी कहना चाहिए कि सोशल मीडिया में हम जब जाते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं और बड़ा अच्छा भी लगता है। और जब गाने की बात चली है तब तो और अच्छा लगने लगता है। बिल्कुल। एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा। तो भाई आरती, देखो हम लोगों ने इतने सारे गाने सुन ली, इतनी सारी बातें कर ली, अब तो भूख लगने लगी है, तो तुम क्या बताओगे? प्यार करते करते अब भूख आ गई, भूख लगने लगी है। तो हम बताते हैं फलों का किस तरह से हम खाने में उपयोग कर सकते हैं। ये तुम बताओगी कि हमारे साथियों ने भेजा है लिखकर? ये बता दो। मैं नहीं बता रही हूँ, आपने पकड़ ली ना मेरी बात। अरे मैं बताने वाली थी वैसे कि हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है आम का हलवा। मतलब आम ऐसे तो खाने में बड़ा अच्छा लगता है। तो इसके लिए आपको चाहिए 2 कप आम छीला हुआ और कटे हुए टुकड़ों में, 1 कप चीनी, 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 कप पानी, 1 चम्मच इलायची का पाउडर, 1 चुटकी पीला रंग, 2 बड़े चम्मच घी, 1 चम्मच खाने वाला नारियल का तेल, थोड़ा सा बाउल ग्रीस करने के लिए घी, मतलब कटोरी में लगाने के लिए, 1 चम्मच काजू, 1 चम्मच बादाम, 1 चम्मच पिस्ता, मतलब ड्राई फ्रूट बढ़िया बढ़िया वाले। अच्छा। अब इसको चाहिए आपके लिए, आपको आम के टुकड़े मिक्सी में पीस कर पेस्ट बना लीजिए। पैन में आम का पेस्ट और चीनी डालिए, 5 से 7 मिनट तक उसको पकने दीजिए। अब 1 चम्मच नारियल का तेल डाल दीजिए, उसमें हल्के से मिलाइए, थोड़ा थोड़ा घी डालते जाइए, 3-4 बार में डालना है आपको ये। इलायची पाउडर, पीला रंग और कॉर्नफ्लोर डालें, अच्छी तरह से मिला लीजिए, गाढ़ा होने तक पकाइए। बीच में थोड़ा थोड़ा मेवा डालिए, ग्रीस किए बाउल में मिश्रण डाल दीजिए और ऊपर से मेवे से भर दीजिए, सजा दीजिए, खठंडा होने दीजिए। फिर 1-2 घंटे फ्रिज में रखकर आप उसको खा लीजिए, पूरा का पूरा उसे समय खत्म कर दीजिए। बहुत अच्छा। फ्रिज में मत रखिए। बस जैसे ही सीजन आएगा, हालांकि आजकल भी अभी दिख गए थे, एक दिन आम दिख गए थे, तो भाई जब सीजन हो या आम दिखे, आप तो बनाए हलवा। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि सोट बेसन का हलवा, 1 कप बेसन, 2 चम्मच घी, देशी घी लें, 2 चम्मच सोंठ और आधा कप गुड़ का पाउडर और आधा कप दूध, 1 कप पानी, 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर, 1 चम्मच कटा हुआ बादाम, 1 चम्मच कटा हुआ पिस्ता। अब इसकी विधि है कि कढ़ाई में घी गर्म करें, इसमें बेसन डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक, सुनहरा होने तक भून लें। अब इसमें सोंठ पाउडर डालकर मिक्स करें। अब इसमें दूध और पानी डाल दें और मिक्स कर दें, गुड़ का पाउडर डालें और इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट्स डालकर इसको आप मिला लें और ऊपर से भी आप थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स से सजा सकते हैं। और सोंठ पाउडर, बेसन का हलवा गरम गरम आप सर्व कर सकते हैं। यानी कि सर्दियों में हलवा जब खाते हैं ना तो सर्दी दूर हो जाती है। तो लौकी का हलवा, गाजर का हलवा, सूजी का हलवा, बहुत सारे हलवे बन सकते हैं। आटे का हलवा है ना, गाजर का हलवा तो आटे का हलवा तो बिल्कुल इतना आसान रहता है। आटा खूब अच्छे से भून लीजिए ब्राउन, उसमें कस के घी डाल दीजिए अच्छे तरीके से, उसमें आप गुड़ डालिए, मैं तो कहूँगी चीनी की बजाय, तब देखिए उसका सुंदर सुंदर कैसा आता है। साथियों ने राजगिरी का हलवा भी लिखकर भेजा है। तो 1 कप राजगिरी का आटा, आधा कटोरी शक्कर, इलायची पाउडर, दूध, केसर, धागे के और ड्राई फ्रूट, और बस केसर को दूध में भिगो कर रख दें और शक्कर, इलायची पाउडर डालकर थोड़ा सा पकाएं। कढ़ाई में घी गर्म करें, राजगिरी का आटा को छान लें और दूध में अच्छे से उबाल जब आ जाए तो शक्कर घुल जाए तब गैस बंद करें। कढ़ाई में राजगिरी का आटा डालें और उसको अच्छे से 4-5 मिनट तक भून लें और बस इसमें दूध और केसर डाल करके मिलाएं अच्छे से और देसी घी ऐड करें और बस जब ये तेल छूटने लग जाए, देसी घी तो मस्ट है बिल्कुल, ड्राई फ्रूट डालकर आप सजाएं, सर्व करें और हलवे का आनंद लें। तो सखी सहेली
आज गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप भी जाइए, बिल्कुल, चाहे वो सखा हो, सखियों के लिए बना लें, चाहे सखियां सखा के लिए बनाए, लेकिन हलवा बनाइए जरूर। हलवा बनाइए, खाइए, खिलाइए। और अब आरती हम लेते हैं इस प्रोग्राम से विदा, तो सभी को मंजरी वर्मा और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार हलवे भरा हुआ। जी।